वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़। मैं का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुनाव दीपले के एक और एपिसोड के साथ। तो जनाब, ब्रेकिंग न्यूज़, कुछ देर पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न्यूजीलैंड के खिलाफ होम सीरीज़ के लिए पाकिस्तान के वनडे स्क्वाड का ऐलान कर दिया। ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन और विकेट कीपर बैट्समैन सरफराज अहमद को वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया। इसके साथ साथ सोहेब मकसूद, जिनकी पाकिस्तान टीम में हाल ही में वापसी हुई थी न्यूजीलैंड के इंग्लैंड के खिलाफ वनडे और T20 और फिर वेस्ट इंडीज सीरीज़ के लिए, उन्हें वनडे टीम से ड्रॉप कर दिया गया है। ये सिर्फ वनडे टीम का स्क्वाड है। और इसके अलावा जो हमने पता किया तो पाकिस्तान का जो न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 और वर्ल्ड T20 का स्क्वाड है वो अगले हफ्ते शायद पीर या मंगल को ज़राए के मुताबिक एक्सपेक्टेड है। लेकिन इस पूरे स्क्वाड पे बात करेंगे सरफराज अहमद के कैरियर के हवाले से ये कितना इंपॉर्टेंट डिसीजन है, क्या वो पाकिस्तान के वर्ल्ड T20 स्क्वाड का भी हिस्सा होंगे या नहीं, इसी तरह क्या सोहेब मकसूद को भी जो चांस मिला था क्या उन्होंने ज़ाया कर दिया, इस हवाले से डिटेल बात करेंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो जनाब, हेडलाइन के फौरन बाद इसी ब्रेकिंग न्यूज़ पे आते हैं। पाकिस्तान का वनडे स्क्वाड अब से कुछ देर पहले अनाउंस हुआ। सरफराज अहमद टीम में शामिल नहीं है। वनडे स्क्वाड में कौन कौन से खिलाड़ी शामिल हैं ये सामने आपको स्क्रीन पे भी दिखा देते हैं। और ये सिर्फ वनडे स्क्वाड है, याद रखिएगा, चूँकि इसके अंदर आप देखें तो फ़खर जमान शामिल हैं, इमामुल हक शामिल हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, बाबर आजम हैं, सऊद शकील हैं, खुशदिल शाह हैं, रिजवान हैं, हारिस हैं, जिनको सरफराज की जगह शामिल किया गया है। और स्क्वाड की मुकम्मल पिक्चर जो नाम है वो भी अभी आपको थोड़ी देर में स्क्रीन पर दिखा देते हैं। सीनियर स्पोर्ट जर्नलिस्ट मुनीर हक साहब इस वक्त मेरे साथ कराची स्टूडियो में मौजूद हैं। मुनीर साहब, सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद। सो सरफराज अहमद वनडे टीम से ड्रॉप, हेडलाइन ये बनी है। इसी तरह सोहेब मकसूद शामिल नहीं है, शायद उनका T20 का भी मुझे मुश्किल दिखाई दे रहा है। सर, आपने टीम देख ली कुछ देर पहले, आई है, आपके पास सामने पर्चा भी पड़ा हुआ है, योर इनिशियल थॉट्स। देखिए, सबसे पहले तो जो आपने बात की सरफराज अहमद की, बहुत अरसे से तो वो स्टैंड बाई में थे, खेल नहीं रहे थे, या तो रिजवान उनको मौका नहीं दे रहे थे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है जैसे सेलेक्टर का एतमाद उन पर उतर गया है। रोहिल नज़ीर भी नहीं है, हम पहले रोहिल नज़ीर को समझ रहे थे कि रोहिल नज़ीर बेहतर इंतखाब हो सकते हैं, लेकिन यहाँ इन्होंने मोहम्मद हारिस का इंतखाब किया है। तो रिजवान का हो सकता है कि T20 वर्ल्ड कप में भी हम 15 रुकनी टीम में ना देख सकें। अगर रिजर्व प्लेयर में वो आते हैं तो आई डोंट नो, हाँ, लेकिन सरफराज शायद T20 में भी नहीं होंगे। यहाँ मैं देख रहे थे इफ्तिखार अहमद की वापसी हुई है और खुशदिल शाह भी टीम में मुझे नज़र आ रहे हैं, तो थोड़ी सी डिफरेंट टीम है। और ये चूँकि वनडे स्क्वाड है और हमारा सारा फोकस जो है T20 वर्ल्ड कप पर है, या 5 न्यूजीलैंड से T20 है, तो अभी इसमें बहुत सारी ऐसी तब्दीलियाँ नहीं है। लेकिन सोहेब मकसूद और ये मेन हारिस सोहेल भी मेरा ख्याल अब नहीं है। हारिस सोहेल भी पहले वनडे स्क्वाड का हिस्सा थे, वो भी नहीं है। और सरफराज का सबसे बड़ा और सोहेब मकसूद का सबसे बड़ा इस वक्त लगता है कि बिल्कुल। और स्क्वाड की जो पिक्चर है वो भी जनाब आपको कुछ देर में दिखाते हैं, जो नाम है तब वो स्क्रीन पर आ जाए ताकि हम आपके साथ डिस्कस भी कर सकें। और मुनीर साहब, इसमें अब आपने ठीक वजह फरमाया कि हमारा फोकस T20 है, लेकिन ये वनडे स्क्वाड है तो बड़ा सरप्राइजिंगली अनाउंस हो गया। पीपल वर एक्सपेक्टिंग, इवन मुझे खुद ज़राए ही बता रहे थे कि 6 सितंबर को शायद स्क्वाड की अनाउंसमेंट होगी, जो कि आप शायद होगी वर्ल्ड T20 की। लेकिन ये आप समझते हैं मुनीर भाई कि समझना गलत नहीं होगा कि इस ODI स्क्वाड की अनाउंसमेंट से हमें T20 स्क्वाड के हवाले से सिलेक्टर्स के प्लान्स का अंदाज़ा लगाया जा सकता है? चूँकि अगर आप देखें तो सरफराज अहमद को ड्रॉप किया गया है। डू यू थिंक इट्स अ फेयर डिसीजन, बिकॉज इतना ज़्यादा उनको चांस मिला नहीं है। जब से रिजवान आए हैं, ऑब्वियसली वो फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर भी हैं, फिट हैं, रेगुलर खेल रहे हैं। सरफराज अहमद के ड्रॉप होने का मतलब कहीं ये तो नहीं है, आपके सामने स्क्वाड ये मौजूद भी है इस स्क्रीन पर, कि उनका T20 का जो फ्यूचर है वो भी डाउट में है? बिल्कुल डाउट में आ गया है, बिल्कुल डाउट में आ गया है। मेरा ख्याल है शायद वो एतमाद खो गए हैं सेलेक्टर्स का, जो बगैर खेले। सर, बगैर खेले इसकी वजह ये है कि उनको मौका तो मिला नहीं। हर जगह रिजवान ऐसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं तीनों फॉर्मेट पे कि उनके लिए कोई मौका नहीं है। रिजवान के साथ अगर कुछ इंजरी या खुदा न खास्ता कुछ होता तो उनको मौका मिलता। अब चूँकि इतना वो खेल चुके हैं, आई डोंट नो अचानक से क्या हुआ है, मुझे खुद भी थोड़ी सी हैरत ज़रूर है, क्योंकि इतना एक और बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कतई कलामी माफ कि आज रमीज़ राजा के हवाले से लाहौर की मीडिया ने रिपोर्ट किया, हमारे भी रिपोर्टर ने रिपोर्ट किया कि उनकी बाबर आजम से मुलाकात हुई, फिर मोहम्मद वसीम से मुलाकात हुई। तो क्या ये हम समझे कि ये जो तब्दीली या जिस चीज़ का हम कह रहे थे कि कुछ डिफरेंस अब आएगा पाकिस्तान क्रिकेट में रमीज़ राजा की एंट्री के बाद, ये कहीं आप समझते हैं उनकी कहीं इनपुट इसमें हो सकती है? गो कि ऑफिशियली तो कभी भी इसको ऑन नहीं किया जाएगा बिकॉज ही इज़ नॉट द चेयरमैन राइट नाउ, बट कहीं ना कहीं आपको लगता है कि शायद उनकी तरफ से कोई हिदायत हो, वो कुछ और प्लान्स लेके आ रहे हों, सरफराज अहमद उनके प्लान में शामिल ना हो? हिदायत नहीं भी दिए होंगे, शर्जील खान भी फायदे में नहीं है। हाँ, शर्जील भी नहीं है, लेकिन शर्जील T20 में मेरे ख्याल स्क्वाड का हिस्सा होंगे। देखिए, अगर हिदायत नहीं भी दी होंगी तो उनकी बातों से कुछ अंदाज़ा लगाया होगा मोहम्मद वसीम ने कि मोहम्मद वसीम से मुलाकात का मतलब क्या है। चले, बाबर आजम से तो आप मिलते हैं, स्ट्रेटजी तय होती है, लेकिन मोहम्मद वसीम से मिलने का मकसद ये है कि टीम जो है उसके अनाउंसमेंट में उनको होगा, क्योंकि वो इसका मतलब ये है कि फिर शोएब मलिक भी T20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में नहीं होंगे। तो सरफराज का एक बहुत बड़ा, या तो सरफराज एतमाद खो चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान में हैं और यहाँ अभी 3 वनडे हैं, उसका मतलब है कि उनका किस्सा शायद ख़त्म किया जा रहा है। अब उनको शायद बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि अगर ODI सीरीज़ होती है या होम सीरीज़, एक वनडे और फिर T20,
तो उन्हीं प्लेयर्स को शामिल किया जाता है पहली सीरीज़ में, जिनको दूसरी सीरीज़ में भी शामिल किया जाना चाहिए। लेकिन चलिए, मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर हैं, उन्होंने इस स्कॉट अनाउंसमेंट के हवाले से PCB ने जो वीडियो जारी की, आइए हिस्सा आपको दिखाते हैं। तो मोहम्मद वसीम पाकिस्तान के चीफ सिलेक्टर अपनी टीम के हवाले से बता रहे थे। जाहिद महमूद की जनाब एंट्री हुई है मुनीर साहब, और इसी तरह शाहनवाज धानी की। तो क्लियर मुझे इंडिकेशन लग रहा है कि इन दोनों खिलाड़ियों का जो लॉटरी कह लें, कुर्रे फाल कह लें, फॉर T20 वर्ल्ड कप आ सकता है, बिकॉज खुशदिल शाह भी इसी तरह वनडे स्क्वाड में शामिल कर लिए गए हैं। तो कहीं ना कहीं इस वनडे स्क्वाड से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सिलेक्टर क्या सोचे। तो मोहम्मद नवाज भी इवन शामिल हैं, उस्मान कादिर भी शामिल है। तो मुझे लगता है कमोबेश T20 स्क्वाड इन्हीं खिलाड़ियों में मुश्तमिल होगा। हाँ, कुछ उसमें एडिशन हो सकते हैं, शर्जील हो जाएं या कोई और एक दो प्लेयर आ जाएं, क्योंकि हारिस रऊफ आ जाएंगे। हारिस रऊफ यहाँ, हाँ हारिस रऊफ हैं इसमें, हारिस रऊफ तो होंगे। देखिए, बॉलिंग में तो इतना ज़्यादा मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है, बैटिंग में थोड़ा सा इशू होगा। देखिए, सरफराज की हमने बात की थी, सरफराज को तो एक वक्त ऐसा भी था कि हम कह रहे थे कि 5वें 6ठे नंबर पर जहाँ पोजीशन पर कोई प्लेयर नहीं मिल रहा है, हम सरफराज को बैट्समैन ट्राई कर सकते हैं, लेकिन अब तो खैर उनका किस्सा ही खत्म कर दिया। अभी ये मोहम्मद इफ्तिखार अहमद की शमूलियत है मुनीर भाई, जो इस T20 वनडे स्क्वाड में, और फिर उनके साथ खुशदिल शाह की। इसका मतलब है कि सिलेक्टर्स ने ये माइंड बना लिया है कि वो एक उन ऑप्शंस की तरफ जा रहे हैं जो कि सरफराज के अलावा हैं। क्योंकि अगर सरफराज को उन्होंने T20 वर्ल्ड कप खिलाना होता तो उनके एतमाद के लिए ये सीरीज़ उनको बतौर मिडल ऑर्डर बैट्समैन खिलाना जरूरी थी। बट इफ्तिखार अहमद की शमूलियत इस बात का क्लियर सबूत है कि सरफराज अहमद मुझे लगता है कि T20 के प्लान्स में शामिल नहीं है। देखिए, अगर ये है तो ये बहुत बदकिस्मती है। सरफराज ने बहुत सर्व किया पाकिस्तान के लिए, स्टिल वो बहुत अच्छे विकेट कीपर बैट्समैन हैं। अब बिल्कुल उनकी जगह आपको बिल्कुल इस तरह से हटा देना और मोहम्मद हारिस को ले आना, ये बात समझ में नहीं आ रही। यहाँ पे छोटा सवाल और भी है कि अगर आपने हारिस को खिलाना था जस्ट बिफोर वर्ल्ड T20, आपको तो फिर न्यूजीलैंड इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज भी फिर सरफराज को नहीं ले जाना चाहिए था, आप हारिस को लेके जाते। यही तो वो प्रॉब्लम है कि 11th आवर पे हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब हारिस एक सीरीज खेल के क्या वर्ल्ड T20 में जाएंगे? यही तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मुझे सबसे ज़्यादा मुझे हैरत जो हुई है वो हारिस के नाम पे हुई है। उसके बाद आप देखिए जो 3-4 नाम हमारे यहाँ चलते हैं, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, आसिफ अली, तो उसमें से 2 फिर वापस आ गए हैं। ऐसा करें, चलें, दोनों अच्छे प्लेयर हैं, ऐसी बात नहीं है, पोटेंशियल है उनमें, लेकिन चले, लेकिन मौका दिए गए, इनको मौके दिए गए, इन्होंने नहीं किया। शोएब मकसूद को शायद इतने मौके नहीं मिले। शोएब मकसूद के साथ एक जो प्रॉब्लम मुझे नज़र आई थी, वो हर गेंद को स्ट्राइक कर रहे थे, हर गेंद पर मारने की कोशिश कर रहे थे, लाइक आसिफ अली। वो शायद उनका नेगेटिव पॉइंट चला गया, क्योंकि बहुत तेज़ खेलने की कोशिश कर रहे थे। वनडे में आपको कोशिश करनी चाहिए थोड़ा सा रुक के भी खेले, 50 ओवर्स का खेल होता है। फिर T20 में उनको मौका दिया गया, नहीं चले, तो शायद इस वजह से हो सकता है कि T20 की टीम में थोड़ी तब्दीलियाँ हो जाएँ। लेकिन मुझे खुद बहुत हैरत है कि सरफराज अहमद क्यों नहीं है, और मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा है कि हारिस, क्या मोहम्मद हारिस बगैर कुछ खेले एकदम से खेलेंगे? क्या ये T20 स्क्वाड का भी हिस्सा होंगे? क्या ये वर्ल्ड T20 का भी हिस्सा होंगे, या सिर्फ वनडे खिला के इनको हटा दिया जाएगा? तो ये थोड़ा सा है, क्योंकि देखिए साइकोलॉजिकल बड़ा असर पड़ेगा। अगर सरफराज को यहाँ नहीं खिलाया गया, आप उनको ले भी लेते हैं, तो नफसियाती असर थोड़ा सा होता है उनके मद्दाहों के चाहने। उनकी देखिए बड़ी वो हैं, चैंपियंस ट्रॉफी वनडे का टूर्नामेंट है ना, इसी चैंपियंस ट्रॉफी किसने जीता? सरफराज ने जितवाया आपको अपनी उनकी क़यादत में। और आपकी बात ठीक है कि अगर आप उनको कुछ चांस देते, ट्राई करते, वो ना चलते तो अलग बात थी। इतने चांस उनको मिले नहीं, बहुत अरसे से वो सिर्फ ट्रैवल ही कर रहे थे। बिल्कुल ही नहीं मिला। एक मैच में खाली उन्होंने खेला, हर सीरीज में इंग्लैंड ने खेला, सीरीज में साउथ अफ्रीका में आखिरी मैच हार्डली शायद उनको मिले हैं जो उन्होंने खेला है। बीच में हम बात कर रहे थे, मैंने आपसे जब भी कहा कि शायद उनको मिडिल ऑर्डर में खिला लें अगर कोई बैट्समैन नहीं मिल रहा, लेकिन अभी हम ये देख रहे हैं कि 5वें 6ठे के लिए खुशदिल शाह, इफ्तिखार अहमद, जो स्लॉट हमें खाली नजर आता था, वहाँ शायद इन दोनों को पूरे क्विक ब्रेक प्रोग्राम में शामिल करना है। मुनीर भाई जब वापस आएंगे तो जरूर शाहनवाज धानी और जाहिद महमूद की बात करेंगे, क्योंकि इस स्क्वाड में सबसे अच्छी खबर यही है कि ये दोनों बड़े एक्साइटिंग प्लेयर हैं। जाहिद ने बड़ा परफॉर्म किया है और उनको T20 स्क्वाड में, आपको याद है, T20 में डेब्यू करा के टीम से ड्रॉप कर दिया गया था, लेकिन चलें उनकी वनडे स्क्वाड में वापसी हुई है, इसको डिस्कस करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। जनाब, न्यूजीलैंड के खिलाफ 17, 19, 21 सितंबर को होने वाले 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के लिए पाकिस्तान की 20 रुकनी वनडे स्क्वाड का ऐलान किया गया। तो हवाले से हमने आपको ब्रीफ दे दिया कि सरफराज अहमद, इसके साथ साथ शोएब मकसूद और हारिस सोहेल टीम में शामिल नहीं हैं, लेकिन शाहनवाज धानी, जाहिद महमूद की पहली मरतबा पाकिस्तान टीम में शमूलियत हुई है। इसी तरह इफ्तिखार अहमद भी शामिल हैं। तो हमने बहुत दफ़ा बात की है जाहिद महमूद पर, और शाहनवाज धानी भी जिस तरह T20 में परफॉर्म कर चुके हैं, और मोहम्मद वसीम ने तो ये कहा है कि हम उन्हें खिलाना चाहते थे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज में, लेकिन लॉजिस्टिकल इशू की वजह से ऐसा पॉसिबल नहीं था इन द लास्ट मोमेंट। तो इसका मतलब वो सिलेक्टर्स के प्लान में शामिल थे। जाहिद महमूद की एंट्री पर आपकी क्या राय है? डोमेस्टिक के बड़े अच्छे परफॉर्मर हैं, और शाहनवाज धानी ने तो साबित किया अपनी टीम को टाइटल जितवा के कि उनके पास है वो स्पार्क,
और उनको पहली मरतबा होम सीरीज़ में शायद इसीलिए आपको फ़ायदा होता है कि आप यंगस्टर को ट्राई आउट कर लें। देखिए, अगर आप शहनवाज धानी की बात कर रहे हैं तो कायदम ट्रॉफी में भी तो उनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी ना। तो फिर जब आप टेस्ट सीरीज़ के लिए आप वेस्ट इंडीज़ ले गए थे तो आपने वहाँ पे उनको डेब्यू नहीं कराया, बल्कि 19 में जो 17 उनकी टीम शॉट की उसमें भी वो शामिल नहीं थे। तो वो पूछना होगा कि शहनवाज धानी वहाँ डेब्यू कर सकते थे। बहरहाल ये एक अलग इशू है। मैं दो और खिलाड़ियों का देख रहा था यहाँ। एक मोहम्मद नवाज़ का जो है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तीनों फॉर्मेट में उनको पहले इन्होंने शामिल किया था चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम ने, वो तीनों फॉर्मेट नहीं खेले। दोबारा उन पर एतमाद करने की क्या वजह? जाहिद महमूद भी आपके पास हैं, आपके पास शादाब भी हैं, आपके पास इमाद भी हैं, आपके पास उस्मान कादिर भी हैं। तो फिर मोहम्मद नवाज़ की जगह बेटर कि आपको बॉलर या बैट्समैन ले लेते जो ज़्यादा, क्योंकि ये सब एक ही तरह के हैं ना। अगर आप देखेंगे तो दो ऑलराउंडर हैं, दो स्पिनर हैं। जाहिद महमूद का तो आपने बिल्कुल सही कहा, डिज़र्व करते हैं, बहुत अरसे से डोमेस्टिक में परफॉर्म कर रहे हैं। मोहम्मद वसीम की यही चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं हमेशा कहता हूँ कि उन्होंने जो इज़्ज़त दी है डोमेस्टिक क्रिकेटर्स को, ये पहले किसी सिलेक्टर में नहीं था। ये चीज़ तो उनकी पॉजिटिव हमेशा से रहेगी। लेकिन मुझे अभी भी मोहम्मद हारिस विकेट कीपर का टीम में आना, एकदम अचानक से ऐसे ले आना उनको कि जब T20 वर्ल्ड कप सामने है और आप सरफराज को हटा देना, ये कोई अच्छा इशारा नहीं दे रहे हैं, ये कोई अच्छी वाइब नहीं है कि इसको समझा जाए। और नवाज़ का फिर मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, जब वो तीनों फॉर्मेट में, अच्छा तीनों फॉर्मेट में नवाज़ को लेने की तुक नहीं थी। अब्दुल्ला शफीक भी इसी तरह हर फॉर्मेट में थे, उनको भी नहीं खिलाया गया था। न्यूजीलैंड में T20 खिला के उनको फिर सिर्फ स्क्वाड में रखते हैं, करते कुछ नहीं है। इस दफ़ा फ़खर और इमाम ओपनर हैं, तो आई थिंक ये रिजर्व ओपनर के तौर पर ही अब्दुल्ला शफीक रहेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं कि जिनको देखने की, मोहम्मद नवाज़ और मोहम्मद हारिस का थोड़ा सा मुझे वो लगता है। आई एम नॉट अगेंस्ट हारिस, आई एम नॉट अगेंस्ट नवाज़, लेकिन जिस तरह हारिस को एकदम से ले आए और सरफराज को एकदम से आपने बाहर कर दिया, ये चीज़ थोड़ी सी परेशान कन है। बिल्कुल। और आखिरी अगर मैं आपके रिमार्क्स लूँ कि T20 टीम की अनाउंसमेंट जो है वो अगले हफ्ते मुनीसा बताया जा रहा है। मेरा आखिरी सवाल भी ये सेगमेंट में आपसे, आपके ख्याल में कोई सरफराज अहमद को आप इस नतीजे के बाद उस टीम में शामिल होता हुआ देख रहे हैं? और दूसरा, मुझे तो लगता नहीं कि शर्जील खान के अलावा शायद ही इस स्क्वाड और T20 स्क्वाड में कोई बहुत बड़ा फ़र्क होगा। पता नहीं, शोएब मलिक की बातें हो रही हैं, लेकिन आई डोंट थिंक सो कि शोएब मलिक अब आएंगे। हालांकि कल मैं यूट्यूब चैनल देख रहा था इंज़माम उल हक का, उन्होंने तो शोएब मलिक को अपनी 20 रुकनी स्क्वाड में रखा है। उनके ख्याल में शोएब मलिक होने चाहिए, लेकिन फ़खर को उन्होंने नहीं रखा, शर्जील को रखा है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि शोएब मलिक बहरहाल अब कोई PCB में बहुत अरसे से मुझे नज़र नहीं आ रहा कि कोई ऐसे उनके अच्छे उनके लिए हों कि उनको टीम में लिया जाए। बाकी साहब सही कह रहे हैं, शर्जील खान या एक आध कोई और ऐड हो जाए तो ऐड जाए, वरना कमोबेश टीम यही रहेगी। बॉलिंग में तो एटलीस्ट मुझे बिल्कुल सही लग रही है टीम, और टीम है मजबूत है। लेकिन सरफराज अहमद के हवाले से जब हमने बात की ना, ये बड़ा हैरान जो हमारा है ना कि अब ओपन कौन होंगे, सरफराज, शर्जील और बाबर और रिजवानी ओपन करेंगे, फिर फ़खर को खिलाएंगे तो क्या फ़खर खेलेंगे, फिर शर्जील कहाँ खेलेंगे? तो अभी वो भी सिलसिला अभी तक सेट नहीं हो सका कि किसको आप ओपन कराएंगे, क्योंकि बाबर और रिजवान बहुत अच्छी ओपनिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर फ़खर और शर्जील की जगह जो है वो नहीं बचती। तो ये भी चीज़ें देखनी होंगी आपको। हफीज़ तो खैर स्क्वाड में होंगे, ठीक है। सरफराज का मुझे नहीं पता, इसके बाद अब 50-50 हो गया है। बिल्कुल 50-50 हो गया और एक क्वेश्चनेबल हो गया। मुनीर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर हमारे साथ मौजूद होंगे। इस वक्त बहुत सारे लोग उनसे बात भी करना चाहते हैं, उनसे कुछ सवाल भी करना चाहते हैं। हम भी बहुत सारे सवाल जो हमारे ज़हन में उनके सामने रखेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। रिप्ले में खुशामदीद। और जैसा मैंने आपको ब्रेक से पहले बताया था कि प्रोग्राम के बाकी दो हिस्से में बड़े स्पेशल गेस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे। पाकिस्तान के टेस्ट मिडल ऑर्डर बैट्समैन फवाद आलम साहब इस वक्त हमारे साथ कराची से बराह रास्त जो है वो मौजूद हैं। फवाद साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। और सबसे पहले सर बताइएगा कि बड़ी हालिया परफॉर्मेंस आउटस्टैंडिंग रही है और टीम में कमबैक के बाद मुसलसल आपकी परफॉर्मेंस है, तो कितनी खुशी है फवाद? वाहिद साहब जी, थैंक यू सो मच। और अल्लाह का शुक्र है, ज़बरदस्त कोशिश बस यही है कि पाकिस्तान के लिए खेलने से जितना परफॉर्म कर सकें करें और अपनी टीम को मतलब है कि जितवाएं। तो कोशिश सिर्फ यही होती है। और बाकी फीलिंग्स और खुशी तो आपको पता है किसी भी प्लेयर के लिए कि आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो तो फीलिंग्स और खुशी वो अलग ही होती है। और मैं बता चलूँ नाजरीन को कि फवाद आज भी जो है वो मैच खेल के अब से आधे घंटे पहले घर पहुंचे, नई कमिटमेंट की थी तो फवाद मौजूद है। फवाद तो तैयारी चल रही है और आज पाकिस्तान पहुंचते ही भी रेस्ट नहीं किया आपने, अब सीधा ग्राउंड पहुंचे हुए, तो यही तो आपकी कमिटमेंट है शानदार।
सर बस अभी देख लें, अभी शावर भी नहीं लिया, बस आके मैं बैठ गया हूँ आपके पास। अभी देख रहे होंगे कहीं कहीं ना सन ब्लॉक लगा हुआ होगा कहीं ना कहीं, तो तो लेकिन वो आज का कमिटमेंट मैच ही कैसा पूरा। रहा फवाद, आज का मैच कैसा रहा आपका? तो मैंने कहा बस मैं आ रहा हूँ, तो बस मैं आके बैठ गया। ये वाइट, मैंने ट्राउजर वाइट ही पहना हुआ है नीचे अभी। आज का मैच कैसा रहा फवाद आज, और कैसी प्रैक्टिस चल रही है पाकिस्तान आकर आज की जबरदस्त, कंडीशन में? जबरदस्त जबरदस्त रहा आज का मैच भी, क्योंकि आलमगीर से हमारा मैच था। अच्छी टॉप टीम है यहाँ की क्लबों की, वो इंटर क्लब टूर्नामेंट हो रहा है, आपको पता ही होगा। जी जी तो जी। क्वार्टर फाइनल था एक हमारे हमारे लिए, तो वो हम जीत गए, अल्लाह का शुक्र है, कोई 50-60 रन से। फवाद, हालिया जो वेस्ट इंडीज सीरीज थी वहाँ भी आपने आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, बड़े मुश्किल वक्त में टीम ने कमबैक भी किया, सीरीज बराबर हुई। तो कितनी खुशी है कि अच्छे नोट पर एक बड़े टूर का और एक बड़ा सी, क्योंकि इंग्लैंड से आप लोग वेस्ट इंडीज़ पहुंचे, फिर वेस्ट इंडीज़ एक लंबी सीरीज, वहाँ डिसअपॉइंटमेंट भी रही, 4 T20 पाकिस्तान नहीं खेल सका, क्रिकेट बड़ी कम हुई, लेकिन कितनी खुशी है कि बहुत अच्छा फिनिश हुआ टूर का और आपकी परफॉर्मेंस बड़ा आउटस्टैंडिंग रही। जबरदस्त ही जबरदस्त, क्योंकि पहला टेस्ट भी देखे हम बहुत क्लोजली हारे थे, और सो ये था कि अब सेकंड टेस्ट में यही था कि भाई जीत तो सीरीज सकते नहीं है, लेकिन लेवल कर सकते हैं। तो आप ड्रॉ भी करके जाते तो आपको पता ना एक बूस्ट मिलता है, और बड़ा कॉन्फिडेंट रहते था कि अगली सीरीज आने के लिए। और वेस्ट इंडीज में आपको पता है आसान नहीं है, उनकी बॉलिंग भी अच्छी है, बैटिंग भी अच्छी है, और वेस्ट इंडीज में वो मुश्किल टीम है। तो कंडीशन उनकी फेवर में थी, तो ये था कि ओवरऑल बड़ी जबरदस्त रही, टीम की परफॉर्मेंस बड़ी जबरदस्त रही। और खुशी है कि पाकिस्तान जब जीता है तो उसमें हमारा भी थोड़ा सा किरदार रहा, तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और बस कोशिश यही थी कि सेकंड टेस्ट मैच जीतें जब पहले हारने के बाद, तो ये है कि लेवल करके सीरीज जाएं। ठीक है फवाद भी, जैसे आपने कहा कि जीत की बड़ी खुशी हुई, लेकिन वो जो क्लोज टेस्ट, स्पेशली टेस्ट मैच, क्योंकि 5 दिन की मेहनत और बहुत इसमें जो है वो जान लगती है, लेकिन बिल्कुल 15 रन आखिरी विकेट की पार्टनरशिप, और मैच एक तरह से हाथ में था, तो हम सबको ही बड़ा हार्ट ब्रेक हुआ। हालांकि टीम की परफॉर्मेंस अच्छी थी, सबने अप्रिशिएट की। ऐसा क्लोज टेस्ट मैच हारने का दुख भी ज़्यादा होता है, तो आप लोग की क्या ऐसा साथ थे जब वो आखिरी विकेट इवेंचुअली 15 रन बनाने में कामयाब हो गई? लेकिन जी मुश्किल होता है, देखें क्रिकेट है, आपको पता है क्रिकेट, और ये टेस्ट क्रिकेट आपको पता है सेशन वाइज होती है, और किसी भी सेशन में कभी कहाँ मैच चले जाता है। जैसे आप सेकंड टेस्ट में आप देखें, जब स्टार्ट हुआ तो 2 रन पे 3 आउट थे, उसके बाद मेरी और बाबर की पार्टनरशिप हुई, तो मैच कहाँ से कहाँ चले गए उस पार्टनरशिप की वजह से। आई थिंक मेरे ख्याल से हम वो पूरा मैच में हम जो है अपर हैंड रहे उस पार्टनरशिप की वजह से, क्योंकि हम एकदम से मैच में आए, फिर बॉलर्स को मौका मिला, उन्होंने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। और जहां तक देखें, मैच चाहे आप कैसा भी हारो, क्लोज हारो, इजी हारो, वो हारना होता है। और हारने की, जैसे जीतने की फीलिंग्स और खुशी अलग होती है, तो वो हारने का दुख और वो भी फीलिंग्स अलग ही होता है, क्योंकि वो जब तक फिर आपको वेट करना पड़ता है कि सेकंड टेस्ट शुरू होना है, फिर आपने उधर वो जीतना है। तो वो, लेकिन वो जो 5 दिन वो होते हैं जो टेस्ट मैच आपने खेले होते हैं, फिर 3 दिन का जो ब्रेक होता है, तो वो आसान नहीं होता किसी प्लेयर के लिए भी, किसी टीम के लिए भी, आई थिंक। और लेकिन ये था कि एज अ प्रोफेशनल जो है आपको ये चीजें रखनी पड़ती हैं साइड पे, क्योंकि हम इनको हावी नहीं कर सकते अपने ऊपर, और हमें आगे देखना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास एक चांस था आगे के लिए कि यार आगे के लिए हम अपने आप को तैयार करें, और ये है कि अगला टेस्ट मैच जीतें इंशाल्लाह। तो अगर सीरीज लेवल हो जाएगा, तो ये कि जो पहले हारे तो वो कवरिंग भी हो जाती है। ठीक है फवाद, बड़ा मुश्किल होता है जब आप बड़े लंबे ब्रेक के वापस आए, लेकिन माशाल्लाह आपकी परफॉर्मेंस डे बाय डे, मैच बाय मैच अच्छी से अच्छी होती जा रही है। तो जब वापसी थी, वो क्या प्रेशर था? और आप समझते हैं कि अब लोग ज़्यादा बात भी नहीं करते, अब बल्कि लोग ये बात करते हैं कि फवाद अच्छा खेल रहे हैं और मजीद खेलते हैं। थोड़ा लोग माजी को अब भूलते जा रहे हैं, जो हुआ चले सो हुआ, अब फवाद की बैटिंग को एंजॉय करते हैं। तो आपने भी ये मंत्रा बना लिया है कि जो हुआ से भूल जाएं, और जो आगे आ रहे हैं बस उस पर फोकस हो और क्रिकेट को पूरी तरह एंजॉय किया जाए। नहीं गफार भाई, एज अ प्लेयर, एज अ बीइंग अ मुस्लिम, आपको पता है कि हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए जो आपको मिल रहा है। और देखें, जो आपके नसीब में नहीं है वो आपको मिलता नहीं है, और जो आपके नसीब में कोई रोक नहीं सकता। तो आई थिंक मेरा इस पे ईमान है, और मेरा इस पे बिलीव है कि लाइक जो मेरे नसीब में वो मुझे मिलेगा जरूर। और अल्लाह का शुक्र है, वही पकड़ के चल रहे थे, क्योंकि नहीं मिला, क्योंकि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने उस एरिया में भी फर्स्ट क्लास में इतने सारे मुझे रिकॉर्ड्स अल्लाह ताला ने दिलवाए हैं। तो आई थिंक मैं उसका भी शुक्र अदा करूं तो वो भी कम है, ना कि मैं इन चीजों को देखूं कि वो जाया होगा। कोई चीज जाया नहीं होती, क्योंकि हर चीज का एक टाइम होता है मेरे नजरिए में। तो आपके टाइम पे आपको मिलता है, क्योंकि आप यही कहते हो कि अल्लाह पाक जो मेरे लिए बेहतर हो वो करे। तो आई थिंक वो टाइम नहीं था, ये टाइम है, तो जब आपको आना तो सब चीजें आ जाती हैं। तो आई थिंक वो जो एक फैक्टर है ना कि जाया हो गया, मैं नहीं समझता। मैं तो ये कहता हूँ कि मैं अभी भी अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि लाइक वो जो 10 साल इतने फर्स्ट क्लास में रन किए, इतने रिकॉर्ड्स बने, और इतने रिकॉर्ड्स अल्लाह ने दिलाए, और इतने बड़े बड़े प्लेयरों के साथ मेरा नाम जुड़ा। आई थिंक वो एक ड्रीम होता है एक प्लेयर का, किसी किसी भी प्लेयर के लिए। तो वो अल्लाह ताला ने जो है अचीव करवाया मुझे।
तो आई थिंक मैं उसका शुक्र अदा करूँ वो कम है, ना कि मैं ये चीज में सोचूं कि ये हो गया वो हो गया। बस आपको आगे देखना चाहिए, मेरी ये हमेशा कोशिश रही है, जब भी जी जो भी जी। क्रिकेट हो वो आगे देखने को मिल रही है, उसको आप जो है खेलो और मेहनत करो। बाकी अल्लाह ताला एक काम है जी, इंशाल्लाह देर सवेर होती है, कम ज्यादा मिलता है, लेकिन अगर आप अपनी मेहनत जो है रखोगे तो इंशाल्लाह आपको मिलता जरूर है। इयन बिशप हों, पौमी मंगवा हों, आकाश चोपड़ा हों, दुनिया भर के जितने अच्छे क्रिकेट मुबस्सिर हैं, वो आप ही कारकर्दगी, आपकी पेशेंस, आपकी जो लगन है, आपका जो कमबैक है, उसकी मिसालें दे दे के थक नहीं रहे। तो आई एम श्योर आप सोशल मीडिया पे मौजूद हैं, पढ़ते रहते होंगे, तो ये चीज़ें कितनी हिम्मत बंधाती हैं कि आप ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के क्रिकेटर्स के लिए एक बड़े रोल मॉडल हैं कि हिम्मत नहीं हारनी है। तो खुशी होती है कि लोग अप्रिशिएट करते हैं, लोगों ने इतना साथ दिया हमेशा आपका। देखिए जी, वही है, मैंने कहा ना, जैसे मैं पहले भी कहा था कि इसमें भी यही है कि अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि इतने बड़े बड़े प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी अपनी कंट्री से इतना इतना खेला हुआ, इतना परफॉर्म किया हुआ, मैचेस जितवाए हैं, वो आज बात करते हैं तो आई थिंक प्राउड भी महसूस होता है और खुशी भी बहुत महसूस होती है। और बस मैं बस आपको क्या बताऊं कि बस कोशिश बस सिर्फ मेरी ये रहती है कि मैं उसमें बस अल्लाह का जितना शुक्र अदा कर सकता हूँ करूँ, क्योंकि जो चीज आप चाहते हो, जो आप जिस चीज के लिए आप लगे हुए होते हो, फिर वो अल्लाह ताला वो दे रहा होता है, तो उसका शुक्र अदा करें और आगे देखें। बड़ी खुशी की बात है जी, इतने बड़े बड़े प्लेयर नाम लेते हैं और वो फिर इसको डिस्कस करते हैं। आई थिंक अल्लाह का लाख लाख शुक्र। ठीक है, फवाद भी हमारे साथ मौजूद है। न्यूज़ का शॉर्ट ब्रेक है, ब्रेक से वापस आकर जो खान की ऑब्वियसली अब टेस्ट चैंपियनशिप के अंदर बड़ी असाइनमेंट्स हैं और बड़ी आगे टेस्ट मैचेस भी आने वाले हैं, सीरीज़ हैं। स्पेशली अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया की होम सीरीज़ आ रही है, बड़ी सीरीज़ है, उसके हवाले से फवाद से बात करेंगे इस मुख्तसर से ब्रेक के। तो जनाब सबके हर दिल अजीज फवाद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। फवाद, दो सवाल फैंस ने भी भेजे, मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगा। एक तो ये है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप, फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम का इंशाल्लाह टूर होगा फरवरी मार्च में, तो बहुत बड़ी सीरीज़ है। फवाद, आप कितने तैयारी कर रहे हैं सीरीज़ के हवाले से? पाकिस्तान में स्पेशली ऑस्ट्रेलिया की टीम का आना विल बी अ सिग्निफिकेंट मोमेंट। देखिए जी, हर सीरीज इंपॉर्टेंट है, आपको पता है टेस्ट चैंपियनशिप है, आई थिंक हर मैच हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उससे पहले हमारे बांग्लादेश की सीरीज है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के साथ सीरीज है हमारी। सो तैयारियां हैं, उससे पहले हमारा फर्स्ट क्लास सीजन भी है। तो आई थिंक अच्छा है कि हम उसी फ्लो में होंगे, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने में, 4 डे मैचेस खेलने होंगे। तो ये कि प्रैक्टिस हमारी उसमें भी चल रही होगी, क्योंकि 10 मैच होते हैं फर्स्ट क्लास के, उसके बाद बांग्लादेश, फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया। तो आई थिंक वो प्रैक्टिस हमारे लिए बहुत जबरदस्त रहेगी सब प्लेयर्स के लिए। सो होपफुली इंशाल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, जैसे साउथ अफ्रीका को इंशाल्लाह हमने यहाँ पर मारा जो है होम सीरीज में, तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश होगी कि ऑस्ट्रेलिया के को भी जो है हम जीतें इंशाल्लाह। ठीक है, और टेस्ट चैंपियनशिप के हवाले से तो फवाद आपने बता दिया। कैरियर के हवाले से फवाद आगे क्या गोल सेट किए? माशाल्लाह भी आपने रिकॉर्ड भी बनाया, 5 सेंचुरी जो फास्टेस्ट टाइम में थी, और माशाल्लाह एक के बाद एक सेंचुरी। सो कोई एक ऐसा गोल जो आपके जहन में हो? आई थिंक आप तो वैसे भी कहते हैं ना मिशन पॉसिबल करके चलते, कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है, तो फिर भी लेकिन कोई चीज़ जो आपकी ख्वाहिश हो कि मैं ये करना चाहता हूँ, जब कैरियर ख़त्म हो तो यहाँ तक पहुँच चुका हूँ। देखें जी, मेरे ख्याल से अगर आप कोई गोल बनाते हो तो फिर वहां जाके अगर आपने कोई चीज अचीव कर ली तो फिर आप रुक जाते हो, फिर आपके पास कोई नेक्स्ट स्टेप नहीं होता। तो आई थिंक मेरा बस अभी जो कोशिश है बस सिर्फ ये है कि पाकिस्तान के लिए खेलूं, जितना हो सके खेलूं, और जितना परफॉर्म कर सकूं उसके लिए वो करूं, जितना भी कर सकूं, अल्लाह ताला मुझसे जितना भी करवाए तो वो करूं, और जो पाकिस्तान को फायदा दे जीतने के लिए। सो अभी सिर्फ टोटली मेरा वही गोल है, क्योंकि मैं कहीं जाके अपनी एक सोच को महदूद नहीं करना चाहता किसी उसके लिए। सो इंशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला करा रहा है, और आगे भी अल्लाह से उम्मीद है इस तरह अल्लाह ताला परफॉर्म करा रहा है। और आप मौजूद हो और आपके बैटिंग स्टांस का सवाल ना आए तो कितनी दफ़ा हम इस सवाल पहले ही पूछ चुके हैं, लेकिन दोबारा पूछ लेते हैं। फवाद, इंटरनेशनल क्रिकेट में इससे सक्सेस आपको माशाल्लाह दुगनी अब मिल गई है, पहले से ज़्यादा सक्सेस मिली है, तो बैटिंग स्टांस जो है ये कितना हेल्प करता है आपको? आप समझते हैं कि इस बैटिंग स्टांस की भी बड़ी एक वैल्यू है? आपकी कंसंट्रेशन, आपके स्किल्स, आपके पेशेंस तो हैं, ये बैटिंग स्टांस आपका कितना बड़ा हथियार है? देखिए जी, प्लेयर का बैटिंग स्टांस हो या कोई भी चीज़ है, देखें ये टेक्निकली बातें हैं। आई थिंक देखें हथियार तो हर चीज़ ही उससे आपका वो पता है, वहाँ पर आपको खेलना होता है जाके, उसके लिए आप प्रैक्टिस करते हो, और इतना इजी नहीं होता कोई भी चीज़ होता है, आप जैसे भी खड़े होते हो। आई थिंक जो है इम्पोर्टेंट ये है कि जब आप बॉल डिलीवर होते हो तो आप उसको उसके बाद कैसे फेस करते हो। आई थिंक ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो उसके लिए बस प्रैक्टिस करता रहता हूँ, क्योंकि जाहिर है आपको पता है मुश्किल पर्चा है स्टांस मेरा, जी तो जी। उसके लिए प्रैक्टिस मुझे बहुत करनी पड़ती है। सो ये है कि अपनी प्रैक्टिस जारी रखता हूँ, कि जितना हो सके प्रैक्टिस करूँ, तो उसमें अपनी कमांड में रहूँ जब भी मैच खेलने जाऊँ,
मैच खेलूँ तो कमांड में रहूँ, क्योंकि इस सांस में ये है कि आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ती है। कोशिश मेरी ये होती है कि जितना मैं प्रैक्टिस कर सकूँ उतना अच्छा है और इसको फिर लेके चलूँ। ठीक है, आखिर में कोई सवाल है, क्योंकि आप अभी कप्तान बाबर आजम के साथ भी कप्तानी में खेल रहे हैं, मिसबाउल हक हैं, यही मंच तकरीबन जो जाएगा वर्ल्ड T20 के लिए, तो टीम से कितनी अच्छी उम्मीदें हैं आपको फवाद कि वर्ल्ड T20 हो भी यूई में रहे, हमारी लड़कियां बहुत खेलते रहे, आप सब भी वहाँ खेलते रहे हैं, इस वर्ल्ड कप में आप समझते हैं कितना अच्छा चांस है पाकिस्तान का, ये तमाम ही एशियन टीमों का? देखिए जी, जबरदस्त टीम है माशाल्लाह। आप देख लें T20 में हम लोग बड़ा जबरदस्त परफॉर्म कर रहे हैं और सब लड़के अच्छे फॉर्म में, बाबर, रिजवान, मतलब आउटस्टैंडिंग वो जो है ऊपर से स्टार्ट देते हैं। फिर बॉलिंग में हमारी बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग है और फिर आपको पता है कंडीशन हमें दुबई की जो मिलनी है वो हमें बहुत फेवर करेगी, क्योंकि हमने तकरीबन कुछ नहीं 8-9 साल तो उधर ही खेला, 10 साल जी मेरे जी जी। ख्याल से उधर ही खेला हमने। तो आई थिंक हम उनकी जो उससे कंडीशन जो है सिचुएशन, आई थिंक उससे वाकिफ भी हैं। सो हमें बहुत हेल्प करेगा और इंशाल्लाह पाकिस्तान को इंशाल्लाह टॉप फोर में तो इंशाल्लाह जरूर देख रहा हूँ। और इंशाल्लाह ये है कि टीम हमारी ऐसी है कि इंशाल्लाह जहाँ पर मैचेस हैं हमारे, जहाँ पर वर्ल्ड कप हो रहा है, तो इंशाल्लाह हमारी टीम वर्ल्ड कप जीत भी सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया फवाद, बेस्ट ऑफ लक, और आपके वक्त का शुक्रिया, पुनः रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।